नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ अशोक वानखड़े हैं। अशोक वानखड़े के बारे में एक बात मैं कह सकता हूं कि मोस्ट ट्रैवल जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेकर ही बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। और उनका एक उपनाम भी है, हमारे मित्र तो हैं ही हैं मगर बेबाक बोलते हैं और उनका उपनाम है टाइगर। वो किसी को छोड़ते नहीं और जो भी तथ्य हैं वो लोगों के सामने रखते हैं। आज विशेष रूप से अशोक जी को हमने निमंत्रित किया है, बहुत शॉर्ट नोटिस पर निमंत्रित किया है। अशोक जी आज नागपुर में है और हमने नागपुर में पकड़ा है उनको। हम तो अपने गांव खेरालू हैं और अशोक जी वैसे गुजरात से भलीभांति परिचित हैं, हमारे साथ भी गुजरात में उन्होंने काफी समय बिताया भी है। तो आज अशोक जी, आपने जहां पत्रकारिता करी मध्य प्रदेश में, उसी इलाके में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण और ऑपरेशन सिंदूर पर काफी लंबा चौड़ा भाषण कर रहे थे। और मेरे ख्याल से हम आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए राजनीतिक मसलों में, मगर आज भोपाल में कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनके कटआउट्स लगे थे। मोदी जी तो वैसे अपना ही एक अवतारी पुरुष का ही वो रखते हैं, मगर आज इनकी भी जरूरत पड़ने लगी है अभी। तो ये क्या माजरा क्या है सर? देखिए हरि भाई, सबसे पहले आपको प्रणाम। आप वरिष्ठ हैं हमसे, हमने बहुत सीखा है आपसे। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं गुजरात से बहुत प्यार करता हूँ। जिस गुजरात में महात्मा गांधी दिया, जिस गुजरात में पटेल दिए, जिस गुजरात ने इस देश को, विश्व को बता दिया कि भारत व्यापार कैसा करते हैं, यदि मैं सदियों पुराने जाऊं, इसी गुजरात ने एक नटखट कन्हैया को राजा के रूप में प्रस्थापित किया द्वारका में। ये गुजरात का महत्व है। लेकिन फिर कई बार क्या होता है, कुछ चीजें गलत भी होती है। यदि मैं आज ये कहूं कि फिर नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात ने दिए, तो ये मुझे गुजरात की जनता पे छोड़ देता हूं कि उसको अच्छा समझे या बुरा समझे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को यदि देखूं तो ये आदमी इवेंट जीवी है। विपक्ष का काम इवेंट जीवी। देखिए ये शब्द भी मोदी जी ने दिया हुआ शब्द है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमें विरोध करने का अधिकार देता है। तो विपक्ष हमेशा विरोध करेगा, सरकार को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, सरकार की गलतियों को उजागर करेगा। आप और हमारे जैसे पत्रकार, आप तो हमसे वरिष्ठ है, हम लगातार सरकार की भटेती नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार में लोग आते ही है अच्छा काम करने के लिए। यदि काम गलत करेंगे तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, सवाल पूछते हैं, हमारा काम है। तो जो लोग विरोध करते हैं उनको मोदी जी आंदोलन जीवी कहते हैं। इन लोगों के पास कुछ जीने का साधन नहीं है, आंदोलन पे जीते हैं। और 2014 से मैं देखूं या उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, तब से हम ट्रैक कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ इवेंट पे जीते हैं। मोदी जी को इवेंट चाहिए। 26 लोग मारे गए तो इवेंट है, कुछ अचीव किया तो इवेंट है। आपको रोटी सेक के खानी है, फिर वो तंदूर की निकली हुई रोटी हो या किसी के चिता के आग पे सेकी हुई रोटी हो, रोटी खाने से मतलब है। आज ऑपरेशन सिंदूर जो आप घर घर बांट रहे हो, सबसे पहले सनातन धर्म में सिंदूर 2 जगह उपयोग होता है। एक तो हनुमान जी पे चढ़ता है और दूसरा सिंदूर महिला के मांग में भरता है, और वो सिर्फ उसका पति करता है। ना वो पिता को, ना बेटे को, ना भाई को अधिकार है। आप घर घर में सिंदूर बांट के क्या कहना चाहते हो? दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर नाम तो ठीक था, लेकिन सिंदूर बांटने से उन 26 महिलाओं के सर से जो सिंदूर गया है उस पे आप नमक छिड़क रहे हैं। मेरे भारत के फौज ने विक्रम किया है, और हरि भाई 1947 से लेकर आज तक मेरे देश के सैन्य ने इस देश को कभी भी नीचे मुंडी करने का जगह नहीं दी।
दो हाथ से आज हम सलाम। सैल्यूट करते हैं, चाहे उनको संसाधन दो चाहे संसाधन नहीं दो, कितने भी विपरीत परिस्थिति में हो, चाहे रेगिस्तान हो राजस्थान का या फिर बर्फीली पहाड़ी हो, मेरा सैनिक डट के लड़ा है, क्योंकि मेरा सैनिक नतमस्तक तिरंगे के सामने होता है। मेरा सैनिक की जो जवाबदेही है 143 करोड़ लोगों के प्रति है। लेकिन जिस मध्य प्रदेश का एक कुपड़ और मूर्ख उप मुख्यमंत्री ये कहता हो कि सैन्य मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, मुझे शर्म आती है सुनते हुए भी। आज कर्नल कुरैशी के वहां कटआउट लगे हैं, विंग कमांडर सिंह के कटआउट लगे हैं, लेकिन एक हिंदी में कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये दोगले व्यक्ति के लिए बोला जाता है। तो क्या मैं आज ये कहूं तो क्या गलत होगा कि रास्ते पे कटआउट कर्नल कुरैशी के है और आपके दिल में विजय शाह है, जो नापाक, जो नालायक मंत्री ये बोलता था और ये बोल चुका है कि कर्नल कुरैशी आतंकियों की बहन है, और वो आज भी लाल दिए के गाड़ी में घूमता है, वो आज भी मंत्री बना है। आज भाजपा के नेताओं को उनका वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहां गया? आज 15,000 महिलाएं साड़ी पहना के एक कर्नल की आपने वहां खड़ी करके महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज ही के दिन एक खबर आती है, उत्तर प्रदेश के मैनपुर में जो महिला अधिकारी है, महिला पदाधिकारी है, उसका बेटा 135 लड़कियों का शारीरिक शोषण करके उसकी फिल्म बना के आज वो मार्केट में रिलीज हुई। वो लड़का फरार है, मौन है, पूर्ण भाजपा मौन है, संघ मौन है। आज सवाल है, क्या संघ के शाखा से यही लोग सीख के निकलते हैं क्या? एक कर्नाटक का एक बीजेपी का नेता जो है विधायक, एक किसी महिला के सामने अपनी पैंट खोल के अपने प्राइवेट पार्ट दिखाता है। एक कर्नाटक में एक बीजेपी का जो देवगौड़ा परिवार का एक सदस्य है, उसने 300 महिलाओं का शोषण किया और उसकी भी फिल्में लीक हुई, और प्रधानमंत्री उसके प्रचार में जाते और कहते कि इसमें विदेशी हाथ है, विदेशी ताकतें क्या महिलाओं के गोद में बिठाने के लिए लाई। और आज दुर्भाग्य है, इस बात को मैं दुर्भाग्य कहता हूं, क्योंकि उस मालवा के मिट्टी का मैं ऋणी हूं। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरी कर्म भूमि मालवा रही है, इंदौर रही है, मध्य प्रदेश रही है, और कंबाइन मध्य प्रदेश तब छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं था। प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोकी मां अहिल्या देवी को भगवान का दर्जा है, वो अन्नपूर्णा है। आज यदि इंदौर अपने आप को कमर्शियल कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया कहता है, दक्षिण और उत्तर के बीच में इंदौर एक बहुत बड़ा व्यापारी सेंटर है, तो उसकी नींव उस पुण्य श्लोकी देवी ने रखी थी, जिसका नाम अहिल्या देवी थी। आज विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में अहिल्या देवी के प्रशासन पे लोग पीएचडी करते हैं। जिस अहिल्या देवी ने मात्र अपने बेटे के हाथ से गाय का बछड़ा मारे जाने पे अपने बहू को पूछ लिया बुला के कि एक मां के सामने यदि उसके बेटी की हत्या होगी तो क्या सजा मिलनी चाहिए, तो बहू ने कहा कि हत्यारों को मृत्यु दंड देना चाहिए। उसने कहा, आपने मेरा काम बहुत सरल किया बेटा, हत्यारा तुम्हारा पति है और मैं उसको मृत्यु दंड देता हूं, भले मेरा बेटा। ये मां अहिल्या जिसकी 300वीं पुण्यतिथि आप वो जयंती आप मना रहे हो, शर्म आनी चाहिए मां अहिल्या का नाम अपने मुंह से लेने के पहले, क्योंकि व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी लोग आपके मंत्रिमंडल में बैठ के एक इस देश की वो महिला अधिकारी जिसका परिवार 5 पीढ़ी से देश की सेवा कर रहा है आर्मी में, जिसके नैनिहाल के लोग झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा मिला के ब्रिटिश साम्राज्य से लड़े हैं, उसको आतंकियों को बहन कहते हैं आप, और वो अभी भी मंत्रिमंडल में बैठा है। एक आपका इसी मध्य प्रदेश का एक बीजेपी का एक नेता जिसकी पत्नी जिला पंचायत में बड़े ओहदे पे है, वो गडकरी के हाईवे पे दिन दहाड़े रोड पे खड़ा होकर एक महिला के साथ संभोग करता है। ये स्त्री शक्ति है, ये स्त्री सशक्तिकरण है। अरे अहिल्या के नाम से राजनीति करने वाली सुमित्रा महाजन, जिसका सानी कोई राजनीति में नहीं मिल सकता, ऐसे ताई को आपने जबरिया रिटायर्ड कर दिया घर पे। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चंद महिलाओं को साड़ी गिफ्ट करके आप खड़े होकर अपने नारे लगवाने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। कौन सा ऑपरेशन सिंदूर, क्या हवाबाजी, मतलब एक आदमी सलीम जावेद के डायलॉग बोलता है
कादर खान के फिल्मों के 70 के दशक में डायलॉग हुआ करते थे, खून भरी मांग, और उसमें ऐसे डायलॉग होते थे, गोली का जवाब गोले से देंगे। शोले में डायलॉग था, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। ये डायलॉग प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है? अरे बीएसएफ के इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है हरि भाई 3 दिन पहले की, कि जिस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए, वहां आतंकियों के ठिकाने फिर शुरू हो गए, ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने। मैं आज प्रधानमंत्री को मेरा सवाल है, किसके कहने पे सीज फायर हुआ? अब अंधभक्त कहेंगे कि अरे भाई कितनी बार बताएंगे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। ये किसका कैसा गिड़गिड़ाना है हरि भाई? उसने 5 बजे सीज फायर किया और 7 बजे ड्रोन भेज दिए। दूसरे दिन उनका विदेश मंत्री कहता है कि आप हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। ये कौन सा गिड़गिड़ाना है? और अमित शाह जो आप ही के गुजरात से आते हैं, गांधीनगर के सांसद हैं, वो संसद के पटल पे ये बोलते हैं कि अब पुरानी सरकारों ने युद्ध में भले ही जीत हासिल की हो, लेकिन फिर पीओके क्यों नहीं लिया? सीज फायर के पहले पीओके क्यों नहीं लिया? आज मेरा सवाल है अमित शाह जी को, इस बार तो आप थे गुरुजी, आपने क्यों पीओके नहीं लिया? जी जी। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अफिडेविट देता है कि ट्रेड की धमकी से मैंने 2 देशों का युद्ध रोका। इनकी हिम्मत है बोलने के लिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है? कह दे प्रधानमंत्री, कह दे। नहीं अशोक जी, क्या एक गौतम अडानी का इंटरेस्ट पूरे देश के इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं? मतलब गौतम अडानी देश से भी बड़ा हो गया? हमारे प्रधानमंत्री तो मौनी बाबा हो गए। हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक प्रॉब्लम है। आप उनको पूछो कि दिल्ली से अहमदाबाद का रास्ता कौन सा है, वो बोलते दिल्ली को आपको इंदौर जाना हो तो आप वाया भोपाल और जा सकते हैं, वाया देवास जा सकते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, सर मैं पूछ रहा था कि दिल्ली से अहमदाबाद का रास्ता, वही तो बता रहा हूँ, दिल्ली से इंदौर का रास्ता। मैंने बोला नहीं सर, अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद है, उसका रास्ता। मैं वही तो बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में इंदौर है, इंदौर का रास्ता। आधे घंटे बाद मैं बोलता हूँ अच्छा इंदौर का ही रास्ता बता दो सर। आज मेरा इनसे सवाल है, पुलवामा हुआ, आपने इंक्वायरी ऑर्डर की, उसका क्या हुआ? पठानकोट पे इंक्वायरी ऑर्डर हुआ, उसका क्या हुआ? आईएसआई को बुलाए थे। आईएसआई को बुलाए थे आपने? किसके कहने पे बुलाए थे, क्यों बुलाए थे? आपने टर्की को इतना गले लगाया था, टर्की आपके खिलाफ चला गया। ये 51 लोग भेज दिए, मेरे और आपके पैसे है। अरे भाई जी। ये जो 51 लोग घूम रहे विदेशों में, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, करोड़ों रुपए का पैसा खर्चा कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में जा रहे होंगे, ये आपका और मेरा टैक्स का पैसा है। एब्सोल्युटली। वहां जाके क्या कर रहे हैं? एक बड़े देश का कोई नेता इनको नहीं मिला। इनको मिला बड़े गोदी चानन ने चलाया। गुआना के राष्ट्रपति मिले, वो गुआना लखनऊ से छोटा है। पनामा का एक अधिकारी मिला। बाकी देशों में ये अपने एम्बेसी में बैठ के एएनआई को बाइट दे रहे हैं, अपने यहां से जो एएनआई गई उसी को बाइट दे रहे हैं। और वहां से वो निशिकांत दुबे है, मुझे ये नहीं समझ में आता वो गया किस लिए है। वहां जाके वो राहुल गांधी और इंदिरा गांधी पर ट्वीट करता है। अरे निशिकांत दुबे, राहुल गांधी, अब इतने कुपड़ है। अरे भाई क्या बताऊं, मुझे हास्यास्पद आता है। अब दर्शक भी कहेंगे कि क्या मतलब ये कॉमेडी एपिसोड हो जाएगा यदि मैं सारी बातें बताऊं तो। इस निशिकांत दुबे ने एक लेटर अटैच करके ट्वीट किया कि राजीव गांधी ने अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए बोला था पाकिस्तान के बीच में, तब शिमला अकॉर्ड कहा गया था। राजीव गांधी ने तो साथ में पत्र अटैच किया। मैंने सबसे पहले पत्र की प्रिंट आउट निकाली। वो पत्र राजीव गांधी का नहीं, वो पत्र जॉर्ज बुश ने राजीव गांधी को लिखा हुआ पत्र है। नहीं सॉरी, रीगन ने, रोनाल्ड रीगन ने राजीव गांधी के पत्र का जवाब लिखा। उसमें वो कहता है कि डियर प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर रिसीविंग योर लेटर
It is privilege for me that my ambassador to India is in Washington, and I am discussing all the points of your letter with him. और उन्होंने वो लेटर उस राजदूत के हाथ देके राजीव गांधी के हाथ दिलवाया इंडिया के। उस लेटर का पहला पॉइंट कहता है, एज पर योर लेटर द फर्स्ट पॉइंट यू डिस्कस is about the sale of supercomputer by America to India. I have spoken to my people and now the deal is almost through. Within few weeks, you will get the supercomputer. Second point you requested was about the launching of INSAT satellite of India from the American launching pad. We recently had a mishap that one of our launcher got damaged. But I told my officer that as soon as things get rectified, your satellite will be launched. And third point, उन्होंने ऐसा ही एक टेक्निकल, हाँ थर्ड पॉइंट था कि आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया इज स्टार्टिंग देयर ओन फाइटर जेट प्रोजेक्ट, एंड फॉर दैट यू नीड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम अमेरिका. I spoke to private companies and defense ministry, and now their officers will come and discuss with your officers next week in Delhi, and deal will be finalized. उन तीनों पॉइंट में एक सुपर कंप्यूटर मांगता है, एक लॉन्चिंग पैड के लिए जल्दी लॉन्च करने के लिए बोलता है, और हमको जो तेजस की बात याद करते हैं वो तेजस की नींव राजीव गांधी ने लिखी. अगला पैराग्राफ वो लिखता है रोनाल्ड रीगन कि as you know that I am very happy to learn that you spoke to Gorbachev about peace in Afghanistan. We have almost withdrawn from Afghanistan. I request you to use your good office with Gorbachev and help us in putting peace in Afghanistan. Help us in establishing a temporary government in Afghanistan. उसके बाद एक नई सरकार बनेगी जो अफगान के लोग चाहेंगे. इसके लिए आप प्लीज गोरबचोव को बात करो. उसके बाद वो कहते हैं कि आपका एक और रिक्वेस्ट थी और मैं बिल्कुल उसके लिए है क्योंकि हम समझ दुखी है. आपने कहा था कि ड्रग ट्रैफिकिंग का जो मेरे यहाँ इंचार्ज है वो हमारे साथ डेटा शेयर करे भारत के साथ. ये बहुत जरूरी है क्योंकि ड्रग से पीढ़ियां बर्बाद हो रही है. तो मैंने मेरे डिपार्टमेंट को बोला कि वो ड्रग वाला सारा डाटा आपसे शेयर करे ताकि हम दोनों देश मिलकर ड्रग के खिलाफ लड़े. और एंड में वो लिखता है, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट पाकिस्तान एंड इंडिया हैज कम टू एन एग्रीमेंट ऑन ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म. ऑल these three go in hand to hand. Right. And I must thank you for establishing peace in Asian region. अब ये पूरे पत्र में कहीं नहीं लिखा कि जैसा कि तुमने चाहा मैं इंटरवेन कर रहा हूं. वो अमेरिका राजीव गांधी को रशिया से बात करने का रिक्वेस्ट कर रहा है. ये क्या करते हैं कुपड़, ये क्या करते हैं, ये तो अनपढ़ है, मतलब कुपड़ है, अनपढ़ की जगह. इन्होंने ये लेटर चिपका दिया, खुद भी नहीं पढ़ा होगा और सारे अंधभक्त उसको रिट्वीट कर रहे हैं बगैर लेटर पढ़े. हमने कहा वो लेटर तो पढ़ो. उस लेटर में ये भी लिखा होता ना कि आने वाले समय में एक दुबे नाम का तुच्छ व्यक्ति इस लेटर का गलत फायदा उठाएगा तो वो उसको भी ट्वीट करता. ये जाने बगैर कि मुझे गाली दे रहा है आगे. मैंने कहा कि निशिकांत दुबे धन्यवाद, आपने राजीव गांधी की एक नई इमेज लोगों के सामने रखी. सर मैं क्योंकि राजीव गांधी अडानी के लिए नहीं गए थे, राजीव गांधी किसी उद्योगपति मित्र के लिए नहीं गए थे. राजीव गांधी इस देश के लिए सुपर कंप्यूटर मांगने गए थे. राजीव गांधी इस देश के वो जरूरतें मांगने गए थे जो अमेरिका दे सकता था. अशोक जी मैं उसमें एक जोड़ना चाहूंगा. रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और गए थे अमेरिका, रोनाल्ड रीगन एक छाता राजीव गांधी के सर पर लेके चल रहे थे, उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आए थे. नेहरू को तो प्लेन तक लेने के लिए अमेरिकन दो प्रेसिडेंट गए थे. और हमारे साहब जो विश्वगुरु हैं
उनको तो न तो इसके पहले वाले प्रेसिडेंट या तो उनकी वाइस अरे प्रेसिडेंट कमला हैरिस, बहुत ही ऑर्डिनरी महिला अधिकारी, बहुत ही ऑर्डिनरी महिला अधिकारी गई और लेके गई अंदर। हाँ, वो अमेरिका भारत को उपनिवेश समझता है अपना, और उसका सारा श्रेय इस आदमी को जाता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। जी जी, इट इज शेमफुल, इट इज शेमफुल। इट इज नॉट ओनली शेमफुल, इट इज डिजास्टरस फॉर द नेशन। जी आज रशिया ने वार्निंग दी है जी कि ये क्वाड जो है ये व्यापार के लिए नहीं है, आने वाले समय में ये मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब मिलके एक मिलिट्री टाइप में जाएंगे, तो भारत इससे आगाह रहे। हमारे एयरपोर्ट चीफ ने कहा कि 200 प्लेन कमी है हमारे पास। सैंक्शन हमारे पास 42 करीब करीब 42 साढ़े 42 कॉर्डन है। हमारे पास सिर्फ 31 कॉर्डन है और ऑपरेटिव 29 कॉर्डन है। कैसी लड़ाई लड़ेंगे? उन्हें कहा, रक्षा मंत्री के सामने कहा कि जो वादे नहीं करते वो निभा नहीं सकते, वो करते क्यों? जब मैं कोई एग्रीमेंट साइन करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि ये कभी नहीं होगा। ये विश्वास हमारे वाइस चीफ का इस देश में है, शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे बिजनेस समिट में उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री संयम रखने की बात करते हैं, लेकिन सर संयम का भी एक लिमिट होता है। अब संयम टूट गया। 2024 में हमको तेजस मिलना था, 2025 में है तेजस कहीं से कहीं दिखाई नहीं देता। एक तेजस बना है, वही रोड शो में जाता है इधर से उधर, एयर शो, उसी पे तालियां बजाते हैं। सर निर्लज्जता का अमृत काल है, इनको शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। झूठ बोलते हैं, झूठ पकड़ा जाता है, फिर झूठ बोलते हैं और भारत में रह के ललकारते हैं। अरे हिम्मत हो तो पहलगाम में जाके ललकारो ना। वहां तो 19 तारीख का प्रोग्राम था, वहां से क्यों भाग आए प्रधानमंत्री? कोई जवाब नहीं। और सवाल पूछो तो बोले पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अरे मेरा प्रधानमंत्री है, हमारे टैक्स पैसे से घूमता इधर उधर है, तुम्हारे सारे खर्चे मेरे पैसे से निकलते हैं। मेरे मतलब 143 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे को इतना अधिकार नहीं है क्या पूछने का कि भाई साहब आपने सीज फायर किस कंडीशन पे किया, पीओके क्यों नहीं लिया? तो आज मैं मालवा के तमाम अहिल्या प्रेमी जो अहिल्या देवी को भगवान मानते हैं, आज सबके आंख में आंसू हो गए, क्योंकि आज मेरी अहिल्या मां का अपमान हुआ है। क्या है, किसी का नाम किसके मुंह से निकलता है? रावण राम राम कहेगा तो मरा मरा सुनाई देगा जी, सही बात। राम हनुमान जी के ही मुंह से शोभा देता है। तो मां अहिल्या का नाम लेने का अधिकार उसी को है जो अहिल्या के किसी एक गुणों में से अपने आप में उतारने का प्रयास करे। अहिल्या, माता अहिल्या के सारे विचारों के विपरीत काम करके यदि अहिल्या का नाम ले लोगे तो क्या इसी को कलयुग कहते हैं क्या? ये सिर्फ इवेंट है उनके लिए, उनको अहिल्या जी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इवेंट है। और हर बड़ी पर्सनैलिटी एटीएम है। राम एटीएम है, महात्मा गांधी एटीएम है, सरदार पटेल एटीएम है, भगत सिंह एटीएम है, अहिल्या देवी एटीएम है। बीजेपी में व्यभिचार की मैं लिस्ट कहूं तो मुझे लगता है 2 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, सिर्फ एक एक नाम गिनना शुरू कर दूं तो। आप ही के गुजरात में एक कारपोरेटर कोई था, उसने अभी वो भी अरेस्ट हुआ। अंकिता भंडारी हत्याकांड का आज ही कल ही रिपोर्ट वो आई है, निर्णय आया है जी। जिस बीजेपी के नेता को इन्होंने भाजपा से निकाल दिया, उसी के बेटे ने हत्या की है उस अंकिता की। वो रिसोर्ट क्या था, लेकिन हरि भाई ये न्याय नहीं मिला अंकिता को। जी, अंकिता की हत्या क्यों हो गई? क्योंकि अंकिता को बीजेपी के बड़े नेता के साथ सोने के लिए बोला था। कौन था वो नेता? वो रिसोर्ट नेताओं का अय्याश गृह कैसा बना था? इस पे कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं होगी। इसलिए आज फिर से एक बार मां अहिल्या को माफी मांगता हूं कि मां, हम तुम्हारे बेटे नालायक निकले, आपके मान सम्मान में भी बात करने के लिए वो आए जो ना आपको जानते हैं, ना आपके विचारों को आत्मसात करना चाहते हैं। सही बात, सही बात है। अब मेरी मां अहिल्या का नाम भी बाजार में उतार के बेचने के लिए सामने निकले, दुर्भाग्य ही। सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में गए, वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के लिए पूरे राज्यों में घूम रहे हैं ये, यानी वैसे तो इलेक्शन प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मगर वहां तो खुलकर पीछे है ना लोटस, जो कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो लगा के उन्होंने वहां भाषण किए और ममता बनर्जी ने उनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करने गए और कहते हैं कि ऐसा एक ऑपरेशन अब बंगाल होगा। यानी आप एंटी नेशनल मानते हैं पूरे राज्य को, राज्य की पूरे जनता राज्य को एंटी नेशनल मांगते हो? क्या अधिकार है आपका? इलेक्टेड में ये है वो, और आपने पूरा जोर लगाने के बाद भी आपके सीने पे मुंह दल रही है जी। पहले से ज्यादा सीटें लेके आई है। और उसने कहा कि गाली मत दो हमको, तुम्हारी औकात होगी तो कल चुनाव लड़के देखो, बता दूंगी मैं क्या हूं जी। लेकिन फिर चुनाव लड़ने के लिए तो फिर मतदाता सूची भी बदलनी पड़ती है ना, मशीनें भी सेट करनी पड़ती है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजना पड़ता है। हाँ, महाराष्ट्र में जो हुआ, अरे सभी जगह हुआ, सब छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, बंगाल में तो ममता ने तो ऐसा नंगा कर दिया, इनके वो तमाम वोटर लिस्ट में कैसा घपला करते हैं। उनके अध्यक्ष की पत्नी के दो दो वोटिंग कार्ड हैं। मैंने कहा ना आपको। और पहली बार इलेक्शन, मतलब बताइए, इलेक्शन में मतलब इलेक्शन कमीशन ने 2021 में एक अमेंडमेंट लाया था, और अमेंडमेंट क्या था कि मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। 2024 से लेके 25 तक उस पर कोई एक्शन नहीं ली। मैंने एक लॉजिस्टिक के जो वहां काम करते हैं चुनाव आयोग में, मैंने बोला यार जब तुम 2021 से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बोले फिर फर्जी वोटिंग नहीं करवा सकते। अब सर्वोच्च न्यायालय इधर उधर से घेरे, ममता ने पूरी लिस्ट की लिस्ट जारी की, उसके बाद बोलते हैं भाई आधार कार्ड को लगा देंगे, लेकिन आधार कार्ड लगते लगते 2034 या 35 उजाड़ेगा पता नहीं। सही बात, सही बात। तो बस अशोक जी, हमारा आज हम इतना ही कह सकते हैं, हरि भाई धन्यवाद दे सकते हैं आपको कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया अरे सच्चाई सामने लाने का। मैं आपको अवश्य बताऊं कि आप गुजरातियों में काफी पॉपुलर हैं। नहीं ये मैं आप गुजरात, हिंदी हिंदी मैं चैनल पर जुड़ जाते हैं, देखिए, गुजराती मैं देश में और विदेश में भी आपको मैं सुनने के हमेशा लिए लालायित मैं, रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाषाई बातों पे जब राज्य अलग हो गए, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र तो एक ही था ना। एक ही था, सही बात। आज भी मुंबई में आपको गुजराती नहीं आई तो आप व्यापार नहीं कर सकते। हाँ। और हम तो आज जो है वो तो मुंबई की बदौलत है। मैं नागपुर में बहुत, भले ही नागपुर का रहने वाला हूँ जी और इंदौर मेरी कर्मभूमि है, जी। दोनों खाने की जगह है, लेकिन मैं ढोकला और खाकरे का उतना ही प्रेम करता हूँ जितना इंदौर के कचौरी और पोहे को और नागपुर वाह के आलू वड़े को। जी। तो आज अशोक जी, आप हमारे साथ, हमारे लिए समय निकाल पाए और दर्शकों को आपने लाभान्वित किया, हमें लाभान्वित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको धन्यवाद। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे, और बिल्कुल आप जब बिल्कुल कभी बिल्कुल, पक्का वक्त निकाल पाए, हमारे पक्का दर्शक पक्का। आप आपका आदेश करें हरि भाई, आप आदेश करें कि आपका बच्चा आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा। अरे अरे अरे, आप ऐसे धन्यवाद जी। आई रिस्पेक्ट यू। ओके, नमस्कार मित्रों, आज आटली बात, यानी इतनी ही बात अशोक जी के साथ। और आपके कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अशोक जी को फिर से बुलाना है कि नहीं बुलाना है वो भी जरूर लिखिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि अशोक जी की डिमांड आएगी। नमस्कार।